चलिए, आप सभी लोगों के बीच में हम लोग फिर से एक बार केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10 का लेकर के आए हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। और यह सबसे अंतिम चैप्टर है केमिस्ट्री का। आज उसी को देखेंगे, जिसका नाम है क्या चीज? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। देख लीजिए ध्यान से, जो चैप्टर है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। बहुत बढ़िया से गौर से समझेंगे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन क्या है, और कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो चलिए ध्यान से देखेंगे प्राकृतिक संसाधन है क्या चीज। तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक के द्वारा जो वस्तु हम लोगों के उपयोग के लिए आई है, जिसको प्राकृतिक ने दिया, फिर से समझिए, प्राकृतिक संसाधन के मतलब है कि वो जो मानव का द्वारा निर्मित नहीं किया गया हो, जो किसके द्वारा दिया गया हो? प्राकृतिक के दिया द्वारा। और प्राकृतिक के द्वारा जो वस्तु हम लोगों को उपयोग करने के लिए दी गई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। समझे कि नहीं? और उसका कहता है प्रबंधन। प्रबंधन के मतलब है कि जितना आपकी जरूरत है उतना ही यूज कीजिए, बाकी आने वाले पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित रखिए। समझे कि नहीं? जैसे हवा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं? पानी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यही नहीं, कोयला का मानव बनाया है तो भी प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोलियम कौन बनाया है? प्राकृतिक के द्वारा दिया गया चीज है, तो वह प्राकृतिक संसाधन है। इसको जिसको मानव ने नहीं बनाया है, वह जिसको प्रकृति ने दिया है, सबके सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और उसका सही ढंग से उपयोग करना है ना, जरूरत के हिसाब से उपयोग करना, जरूरत भर ही उपयोग करना, वह उसका क्या है? प्रबंधन है। आवश्यकता से अत्यधिक उपयोग करके उसको बर्बाद करना, यह प्रबंधन नहीं कहलाता। जैसे आप लोगों को जैसे बिजली का काम है, लाइट का काम है, तो आप देखते हैं जब भी आप बाहर घर से जाते हैं तो आप क्या करते हैं? बल्ब को बुता देते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, और जब आपकी जरूरत पड़ती है तो उसको जला देते हैं। तो यही चीज करना प्रबंधन है। और नहीं तो ढेर आदमी को हम लोग देखे हैं, मोटर चालू कर दिया, पानी भर गया टंकी में, उसके बाद गिर रहा है सो गिर रहा है, कोई उसको मतलब नहीं है कि यह बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, है ना। इससे उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो जल की बर्बादी है कि नहीं? लेकिन उतना ही भर, जितना भर हमारा उपयोग हो, और फटाक से उसको हम बंद कर देंगे तो ये हमारी जरूरत भर हो गया। समझे कि नहीं है? आपने बचाने का भी उसमें काम किया है। तो इसी को कहते हैं क्या चीज? प्रबंधन। आवश्यकता से अधिक खर्च न करना प्रबंधन कहलाता है। ठीक है? तो प्राकृतिक संसाधन भी समझ लिए, प्रबंधन भी समझ लिए, और स्थिति को समझिए। जितने खनिज हैं, तो जितने भी खनिज हैं सबके सब क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए, है कि नहीं? सभी के सभी खनिज क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए। और उनका रख रखाव अगर बढ़िया से कर रहे हैं तो वह उनका प्रबंधन हो गया। और जब भी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कीजिएगा तो प्रदूषण फैलेगा। आप जब प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कीजिएगा तो फैलेगा नहीं, प्रदूषण नहीं होगा। हो सकता है आपका हवा का प्रदूषण हो जाए, हो सकता है जल का प्रदूषण हो जाए। जैसे कोयला को जलाइएगा, ठीक है, आप अपने ही उपयोग के लिए जला रहे हैं, तो क्या उससे निकलने वाली गैस से वायु प्रदूषित नहीं होगा? या उसका जो कचरा है, उसका कचरा अगर पानी में मैंने नदी के साथ बह गया तो कहीं ना कहीं नदी नहर में जाएगा, तो वहां का जल प्रदूषण नहीं होगा? तो होगा, है कि नहीं? तो जब भी आप संसाधन का प्रयोग कीजिएगा तो उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, प्रदूषण को अगर समझना है तो समझिए। जैसे वातावरण जो है, वातावरण में आप लोगों को देखिएगा, वातावरण में, या इसको मैंने देखिए ध्यान से, वातावरण में अगर इसकी चर्चा कीजिएगा, वातावरण में, तो वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। इसके बाद सबसे ज्यादा आपको मिलेगा क्या चीज? ऑक्सीजन। वह कितना है? 21%। अब देखिएगा
कार्बन डाइऑक्साइड यह 1% नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 1% भी नहीं है, और 1% भी नहीं है, और उसी की वजह से वायुमंडल में हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहता है। कैसे टेम्परेचर बढ़ा रहता है समझ लीजिए, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका इतना रहना बहुत जरूरी है। इससे कम रहेगा तो पूरी पृथ्वी भी ठंडी हो सकती है, और अगर इससे ज्यादा रहेगा तो पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी, और पूरी पृथ्वी जब गर्म हो जाएगी तो हमारे ध्रुवों पर के बर्फ क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। अब पिघल जब जाएंगे तो पूरा पृथ्वी जो है से क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। अगर इससे ज्यादा भी हुआ तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। कैसे खतरनाक हो जाएगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे देखिए, सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो किरणें आती है, याद रखिएगा ध्यान से, सूर्य की जो किरणें आती हैं, तो जो किरणें आती हैं वो सब क्या है? लघु है ना, लघु तरंगदैर्घ्य वाली होती है, छोटा छोटा होती है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? और इसको बुलाता है कौन? यही कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब जो है जब ये पृथ्वी पर आया, तो पृथ्वी पर आएगा, सूर्य का प्रकाश जैसे ही आएगा, तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही यह पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगा? यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जाने लगेगा। यहां से क्या होने लगेगा? जाने लगेगा। जैसे ही जाएगा तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वह कार्बन डाइऑक्साइड इसको जो है से जाने नहीं देगा, उसको जाने नहीं देगा। पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के नीचे रहता है कि ऊपर ही रहेगा? अरे भैया, गैस है तो ऊपर ही में रहेगा। अब जैसे ही यह पृथ्वी पर आएगा किरण, जो सूर्य की जो किरणें हैं, है ना, जो लघु तरंगदैर्घ्य वाली किरणें हैं, वो जैसे ही आएगी वह यहां से लौटेगी, लेकिन ये उसको ऊपर जाने नहीं देगा। ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा, बुलाने का, लेकिन जाने का नहीं है कि नहीं? वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। बस इसका यही का मकाम है। वो बुला तो लिया, लेकिन अब जाना जैसे ही चाहेगा रिफ्लेक्ट होकर के, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड इसको जाने नहीं देगा। तो अब बताइए, सूर्य की जो किरणें आई अब उसको जाने ही नहीं देगा, तो पृथ्वी हीट होगी कि नहीं होगी? पृथ्वी हीट होगी कि नहीं होगी? तो इस तरह से पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म। तो पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो हम लोग इस पर निवास करने लगेंगे। ठीक है कि नहीं? जितना गर्मी अभी है तो उतना के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हो जाएगा तब तो फिर ये घातक हो जाएगा। तब तो आपका पृथ्वी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, इस पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? देखिए ध्यान से, ग्रीन हाउस गैस जो है यह करता क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है यह वैसा गैस है जो गर्मी को बढ़ाती है। ग्रीन हाउस गैस कैसा गैस है? वैसा गैस जो गर्मी को बढ़ाती है, वैसा गैस जो गर्मी को बढ़ाती है, जो गर्मी को क्या करती है? बढ़ाती है। जो इसको गर्मी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। समझे कि नहीं? तो कौन कौन ऐसा गैस है जिसको आप ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें प्रमुख है। कार्बन डाइऑक्साइड ही गर्मी को बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस हो गया? ग्रीन हाउस गैस हो गया। कैसा गैस हो गया? ग्रीन हाउस गैस हो गया। तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो भैया नंबर 1 स्थान पर रहेगा। ये सबसे ज्यादा पृथ्वी को गर्म करने वाली गैस है, इसलिए इसको कहेंगे ग्रीन हाउस गैस। अब देख लीजिए, इसके बाद आप देखिएगा गोबर गैस, जिसमें से मीथेन निकलता है बाहर, तो यह भी हमारा जो है से ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद आप देख लीजिएगा NO2 को, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को देख लीजिए, और इसके बाद देख लीजिए SO2 को। तो NO2 और SO2 जब आपस में मिल जाए, है ना, और पानी के साथ नीचे जमीन पर गिर जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं इसको? अम्ल वर्षा। और जैसे ही आपका वाष्प जो बनता है ना, वाष्प जो होता है, तो वाष्प भी गर्म करता है पृथ्वी को। वाष्प में भी गर्मी है। तो ये सब के सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। समझे कि नहीं? और ग्रीन हाउस कैसे काम करता है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको?
अब देख लीजिए, हुआ था क्या चीज कि इसमें जो है वायुमंडल प्रदूषित न हो, वायुमंडल प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए, वायु के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम बने। क्या बने? अंतरराष्ट्रीय नियम बने। देखिए, वायु प्रदूषण होगा तो सबों के लिए हानिकारक है। इसके लिए क्या हुआ कि 1997 में, कब? 1997 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहां? तो जापान में। जापान में हुआ कहां पे? है ना, क्योटो में। कहा? क्योटो में। कहा? क्योटो में, है कि नहीं? वहां पर अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई जिसमें वायुमंडल प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यूरोप के सभी गाड़ियों को, है कि नहीं, यूरोप में जितनी भी गाड़ियां थी उस सब को जो है ना, उस पर एक नियम लगाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं, यूरोप में लगने की वजह से यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 इस तरह से जो है से नियमावली लगाई गई। और भारत में जो यूरो नियम था वह लागू हुआ था 2010 ईस्वी में, जिसमें आपको, है कि नहीं, प्रदूषित गाड़ियों को जो है से प्रदूषण उसमें से कमते जाए, है ना, ऐसे तकनीकी व्यवस्था उसमें बनाई गई। समझे कि नहीं? उसमें क्या हुआ? बनाई गई। जैसे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होने का वजह क्या है? गाड़ियां, क्योंकि गाड़ियों की संख्या हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इसके लिए बैठक हुई। और सबसे पहला देश था यूरोप, जिसने क्या नियम लगाया था? वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, है ना, उसने नियमावली लाई जिसको कहा गया यूरो। क्या कहा गया? यूरो। यूरो 1 में कुछ प्रदूषण कम हुआ, यूरो 2 में और प्रदूषण कम हुआ, यूरो 3 में। ऐसे टेक्निक से गाड़ियां बनाई जा रही थी कि जिससे वायु का प्रदूषण क्या हो? कमते जाए। समझे कि नहीं? तो इस चीज को हम लोग देख लेंगे, लिख लेंगे। कब यह बैठक हुई थी? 1997 में। कब? 1997 में। कहां हुआ था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन? जापान में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? जापान में। जापान के किस शहर में हुआ? है ना, जापान क्योटो में। कहां हुआ? क्योटो में, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, है कि नहीं? वहां हुआ। और सबसे पहले वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए किस देश ने सबसे पहले पहल किया? तो यूरोप ने। किसने? यूरोप ने। इसको भी लिख देते हैं कि वायुमंडल प्रदूषण, ध्यान समझिएगा, वायुमंडल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, देखिए ध्यान से, रोक लगाने के लिए, देख रहे हैं ना, रोक लगाने के लिए यूरोप में क्या हुआ? जितनी भी गाड़ियां थी सभी गाड़ियों में नियम लगा। सभी गाड़ियों में नियम लगा। चूंकि यूरोप में यह नियम था, यूरोप में सबसे पहले हुआ, तो यूरोप अपने ही देश के नाम पर इस नियम का नाम क्या रख दिया? यूरो। तो यूरो 1 आया, फिर और कंट्रोल करने के लिए क्या आया? यूरो 2, फिर और कंट्रोल, चूंकि गाड़ियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अब, तो इसके लिए फिर क्या आया? यूरो 3 आया, है ना। इस तरह से जो है फिर यूरो 4 आया और इस तरह से जो है ना, गाड़ियों पर कंट्रोल करने के लिए ये सब नियमावली आई। लेकिन भारत में यह नियम कब लगा? तो भारत में यूरो का जो नियम आया वह 2010 ईस्वी से लागू हुआ। पूछता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। भारत में यूरो ये जो नियमावली आई, तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा, है ना, कि गाड़ियों से जो वायु प्रदूषण होता है उसके लिए जो नियमावली आई उसका नाम बताइए। यूरो। और यह यूरो नियम कब लागू हुआ? भारत में कब लागू हुआ? तो 2010 में। तो यूरो नियम कब लागू हुआ? यूरो नियम 2010 ईस्वी में, 2010 ईस्वी से लागू हुआ। 2010 ईस्वी से लागू हुआ। कंप्लीट हो गए यहां तक? यही नहीं है, देखिए हम लोगों के यहाँ जो है ना, जीएपी का मतलब होता है गंगा, है ना, एक्शन प्लान। गंगा एक्शन
प्लान। जी से क्या हो गया? गंगा। क्या हो गया? गंगा। ए से क्या हो गया? एक्शन। और पी से क्या हो गया? प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान, जिसमें क्या हुआ? गंगा एक्शन प्लान में क्या हुआ? गंगा नदी को बचाने के लिए, गंगा नदी को प्रदूषित होने के लिए, जिसे आपको जानकारी होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे हमारे भारत में शहर हैं, समझे कि नहीं? और जैसे गंगा नदी जैसे उत्तराखंड से जैसे ही निकलेगी तो वह कहां कहां जाएगी? तो उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद कुछ हिस्सा में पश्चिम बंगाल में, है ना, और जाकर खाड़ी में वो मिल जाती है। तो इतने जगहों पर जहां जहां शहर है, उन शहरों में जो भी कल कारखाने लगे हुए हैं, तो उन कल कारखानों से निकलने वाले जो गंदे पानी है, वह सब कहां जा रहे हैं? वो सब नदियों में जा रहे हैं। कहां नदी में जा रहे हैं? तो गंगा नदी में जा रहे हैं। तो गंगा नदी में जैसे ही वो जा रहे हैं तो वह पूरा का पूरा पानी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। और इतना प्रदूषित हो रहा है कि गंगा का पानी, जिसको हम लोग शुद्ध रूप में जानते हैं कि यह सबसे शुद्ध पानी है, अब वह गंदी हो चुकी है। तो इसको भी, है ना, गंदगी से बचाने के लिए जो प्लान आया उसको हम लोग बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। अभी कब आया हमारे यहाँ? 1986 ईस्वी में। कब आया था? 1986 ईस्वी में। कब आया था? 1986 ईस्वी में। और इस पर जो है 3000 करोड़ रुपया, एक करोड़ 2 करोड़ नहीं, 3000 करोड़ रुपया का निवेश किया गया, है ना, गंगा नदी की सफाई के लिए। गंगा नदी की सफाई के लिए कितना रुपया? 3000 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया। और इसमें बताया गया कि आपको ऋषिकेश से, कहां से? ऋषिकेश से लेकर के कहां तक? कलकत्ता तक। कहां तक? कलकत्ता तक, है ना, सफाई करना है। ऋषिकेश से लेकर के कहां तक? कलकत्ता तक, है ना, सफाई करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं, है ना, इसको सब हम लोग क्या कहते हैं? GAP, गंगा एक्शन प्लान। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? yes, अब देख लीजिए, अब पढ़ लेना है हम लोगों को अवशिष्ट प्रबंधन। क्या पढ़ लेना है? अवशिष्ट प्रबंधन। ये अवशिष्ट प्रबंधन क्या है? तो अवशिष्ट प्रबंधन का मतलब होता है कि जैसे देखिए, अवशिष्ट प्रबंधन का आपके घर से निकलने वाले वैसे पदार्थ जिसकी उपयोगिता आपके यहाँ नहीं है, है ना, तो उसको बोलेंगे अवशिष्ट। लेकिन उसका भी बढ़िया से रख रखाव करते हुए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? प्रबंधन। उसको क्या कहते हैं? प्रबंधन। तो इसीलिए कहें अवशिष्ट प्रबंधन। क्या बोल रहे हैं? अवशिष्ट प्रबंधन। तो अगला में लिख लेंगे हम लोग क्या चीज? अवशिष्ट प्रबंधन को देख लेंगे। तो अवशिष्ट प्रबंधन क्या है? देखिए ध्यान से, अवशिष्ट प्रबंधन। तो अवशिष्ट प्रबंधन के लिए 3 नियम आए। कितने नियम आए? 3 नियम। अवशिष्ट प्रबंधन के 3 नियम है। क्या है? 3 नियम। तो एक 3 नियम इसका है R R R। क्या क्या नाम है इसका? R R R। R R क्या है? सो समझ लीजिए। R R से क्या मतलब हो गया? तो इस R से हो गया रेड्यूस। क्या हो गया? रेड्यूस। इस R से क्या हो गया? तो रेड्यूस के बाद रिसाइकिल। क्या हो गया? रिसाइकिल। और इस R से क्या हो गया? तो इससे हो गया रेड्यूस, इससे हो गया रिसाइकिल, इसका हो गया रीयूज। क्या हो गया? रीयूज। तो रेड्यूस का मतलब हो गया कि आप जो है अवशिष्ट प्रबंधन को रोक सकते हैं, या अवशिष्ट प्रबंधन को आप कंट्रोल कर सकते हैं कमी के द्वारा। किसके द्वारा? कमी के द्वारा। तो रेड्यूस मींस लिख दीजिए कमी। कमी करके भी आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, कमी बोले तो क्या चीज समझते चलिए। कमी बोले तो क्या चीज? देखिए, आप जहां पे डायरेक्ट मोटर चला करके पानी का इस्तेमाल करते हैं स्नान करने के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसमें पानी ज्यादा मात्रा में बर्बाद होता है। उसमें पानी क्या होता है? ज्यादा मात्रा में बर्बाद होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? उसका नल से पानी उतना ही मात्रा में रखिए जितनी मात्रा में हम उसका उपयोग कर सके। जहां आप 4-5 बाल्टी से स्नान करते हैं, तो उस समय एक बात का ध्यान रखें कि जहां आप 4-5 है ना बाल्टी से स्नान करके भी संतुष्ट नहीं होते हैं,
तो वहां कुछ व्यक्ति पानी के लिए तरसते हैं, पीने के लिए। आप स्नान करके बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति वहां पे पानी के लिए, पीने के लिए जो तरस रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में यह बात ख्याल आएगा कि जहां हमको स्नान 5 बाल्टी से न कर करके हमको अगर एक ही बाल्टी में स्नान हो जाए, तो वह आप कमी करके, है ना, पानी की वहां पर आपने कमी करके पानी को प्रबंधन करने का काम किया है। बात समझ में आ गई? अभी आप जैसे देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे शादी बाराती के समय में क्या करते हैं, खाना की जो बर्बादी है वह क्या है, ये अवशिष्ट हो गया, ठीक है, लेकिन बहुते लोग आज ऐसा है भारत देश में जो मैंने उनको शाम में मैंने भोजन की कमी की वजह से वो ऐसे ही सो जाते हैं। तो उनका ख्याल करते हुए इतना ही खाना का इस्तेमाल कीजिए जितना भर आपका पेट भर सके और बर्बाद न हो। तो यह भी आप कमी करके प्रबंधन कर सकते, बात समझ आ गई ना, कमी करके प्रबंधन कर सकते हैं। तो वही कहता है कि आप किसी भी चीज को थोड़ा कम उपयोग करें। जैसे बिजली है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, एकदम पंखा चालू है तो चालू है ना, लाइट चालू है तो चालू है। तो आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं, जितना देरी यूज करना है उसको कर लीजिए और बेवजह यूज नहीं करने की वजह से उसको आप बंद कर दीजिए। तो ये कमी हो गया, है कि नहीं, ये क्या हो गया, कमी हो गया। तो आप बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको आप कमी करके, है ना, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो वही दिखाया है रेड्यूस, वही क्या दिखाया है, रेड्यूस। अब रिसाइकिल को समझिए। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, पुनः चक्रण। इसका क्या होता है, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण के मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आपको पानी वाला बोतल, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हो सकता है कैसे, जैसे आप पानी पीते हैं, बोतल उठाते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन आप देखते हैं ना बहुत सारे लोग जो कचरा चुनते हैं उसमें से बोतल को छांट लेगा, वो सब अपना बोरा में डाल लेगा, है कि नहीं। और वो क्या करता है, जब जो कचरा प्रबंधन वाला होता है ना, वो सबको एक जगह ले जाता है और उसमें से कुछ वैसे पदार्थ हैं जिसको पुनः बनाया जा सके, जिसको पुनः गला करके बनाया जा सके, उसको अलग कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, अलग। आप क्या समझते हैं, जितना भी बोतल वगैरह सब फेंका जाता है पुनः चला जाता है फैक्ट्री में, पुनः कहां चला जाता है, फैक्ट्री में। अब पुनः उसका जो है ना, क्या कर करके, है ना, रिसाइकिल कर करके, क्या कर करके, रिसाइकिल कर करके फिर से वह बोतल आपके मार्केट में चला आता है ना, जिसका उपयोग आप लोग पानी को पीने के लिए करते हैं या अन्य सामान में, जैसे डब्बा डुब्बी। जैसे हम लोग देखते घर में अगर हॉर्लिक्स वगैरह खरीदते हैं आप लोग, तो हॉर्लिक्स का डब्बा जब खत्म हो जाता है तो आप उसको बिकते हैं जल्दी नहीं, आप उसमें क्या करते हैं, बढ़िया से सर सफाई कर करके, किसी में नमक डाल दिए, किसी में चीनी डाल देते हैं, किसी में अन्य चीज डाल देते हैं। तो ये सब कितना बढ़िया उपयोग किए। अब डब्बा तो वो तो हॉर्लिक्स खत्म हो गया था, लेकिन उस डब्बे का पुनः आप लोगों ने उपयोग किया कि नहीं किया, तो उसका उपयोग करना ही, पुनः चक्रण करना ही रिसाइकिल है कि नहीं है, क्या है, रिसाइकिल है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः उपयोग करने को ही क्या कहते हैं, पुनः चक्रण कहते हैं। आ रहा है समझ में जो बात बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुनः चक्रण। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। रीयूज का मतलब क्या होता है, पुनः उपयोग करना। ये दोनों बात इसी में हम समझा दिए, पुनः उपयोग करना, दोनों बात हम इसी में समझा दिए। जैसे पुनः उसका उपयोग कर लीजिए, जैसे आप कभी कभी खरीदते हैं पेंट वगैरह करने के लिए, तो पेंट की जो बाल्टी रहती है उसको आप फेंक देते हैं, आप नहीं, उसका हम लोग यूज करने लगते हैं स्नान करने के लिए, या लैट्रिन वगैरह बाथरूम सब में बाल्टी वगैरह को सबको रख देते हैं, या अन्य चीजों में उसका उपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो उसका आपने क्या किया, पुनः उपयोग कर लिया, उसी को कहते हैं रीयूज। लेकिन जो छोटे छोटे जो सीसी बोतल आते हैं उसको आप फेंक देते हैं, लेकिन कचरा चुनने वाला क्या करता है, उसको रख लेता है और पुनः उसको गला करके नया सामान उसी का बना दिया, तो वह हो गया रिसाइकिल। वह क्या हो गया, रिसाइकिल। और आर रिड्यूस का मतलब हो गया कि आप किसी चीज का उपयोग काम भर करने के बाद, है ना, उसका बंद कर देना क्या कहलाता है, कमी। क्या कहलाता है, कमी। तो आपको तो अवशिष्ट प्रबंधन के कितने नियम हो गए, 3। कौन कौन सा नियम हो गया, आर आर आर, है कि नहीं, आर आर आर। आर आर का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। कमी, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग करना। समझ में आ गई बात है। तो इन तीनों नियम से, इन तीनों नियमों का प्रयोग करके, इन तीनों नियमों का प्रयोग कर
अवशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जरूर कर सकते हैं, अवशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये समझ में आ गई बात? तो चलिए ये टॉपिक भी मेरा क्या हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, आपको वन तो लगाना ही होगा। सरकार ने देखिए क्या किया, आप देखिएगा जहां जहां सड़कें बनी, सड़कों के किनारे उन्होंने पेड़ लगवाया, देखे कि नहीं देखे? बहुत जगह देखिएगा पेड़ पौधा लगाया गया है। ये पेड़ पौधा क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे जब एक जगह एकत्रित हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं? वन। और पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल को सुरक्षित रखते हैं, प्रदूषित होने से बचाते हैं। और पेड़ पौधे सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगर पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो सबसे पहला ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन पर ही पूरे जीव जंतु, पूरा का पूरा जीव जंतु ऑक्सीजन पर ही निर्भर है। समझे कि नहीं है? इसलिए वन बहुत जरूरी है। तो अगर कोई पूछे कि वन का क्या महत्व है, ये बोलने का चीज है जी। अब जरा सा देख लीजिए, अब कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि वन का महत्व बताइए, तो आपके दिमाग में वन का महत्व क्या क्या चीज में हो सकता है? ध्यान से समझिए, वन का महत्व कोई अगर पूछ रहा है आपसे, तो वन का महत्व में क्या क्या चीज का जवाब दे सकते हैं? तो ध्यान से समझिए, आपको क्या क्या लगता है कि वन का कहां कहां महत्व है? तो वन का महत्व कहां है बताइए तो जरा सा बताइए ना। वन पर्यावरण को तो सुरक्षित करता ही है। वन क्या करता है? पर्यावरण को तो सुरक्षित करता ही है, मानव के भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे आप देख लीजिए, अभी आपको लकड़ी से जिस बेंच पर बैठे हुए हैं वो भी लकड़ी का बना हुआ है, जिस बेंच पर आप बैग रखे हुए हैं वो भी लकड़ी का बना हुआ है। आप देख लीजिए, इसका दरवाजा भी लकड़ी का बना हुआ है, खिड़कियां भी किस पर बना हुआ है? लकड़ी का ही बना हुआ है। और इसके साथ साथ जितने भी आपके घरों में फर्नीचर का सामान है, वो सब के सब किस चीज का उपयोग किए हुए हैं? लकड़ी का ही उपयोग किए हुए हैं। तो लकड़ी ये कहां से आई? पेड़ से। पेड़ कहां मिला? तो जंगलों में मिला। तो आप इसका प्रयोग तो करें, पर्यावरण तो सुरक्षित हो ही रहा है, साथ साथ जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी वन के माध्यम से हो रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? तो इसलिए ध्यान से समझिए, वन का सबसे पहला महत्व अगर इस बात को लिखे तो कहीं से कुछ आप अपने दिमाग में लगाइए कि हम इसका क्या क्या है ना, क्या क्या जो है से इसका उपयोग हो सकता है, इसका महत्व कहां कहां हो सकता है। समझे कि नहीं? तो वन के महत्व में इस बात को पढ़िए कि वन पर्यावरण के सुरक्षा के साथ साथ, पर्यावरण के सुरक्षा के साथ साथ और क्या कर रहा है? पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ मानव के भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव के भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो क्या ये वन का महत्व नहीं हुआ? जैसे आप लोगों को बताते हैं, जैसे आप इस बात को समझिए, आवास के लिए जितना भी सामग्री है, आवास की सामग्री बनाने के लिए होगा तो वन से ही बनाइएगा, लकड़ी से ही बनाइएगा। आवास की सामग्री, बोलिए मत, डिस्टर्ब मत कीजिए। आवास की सामग्री बनेगा, इसी से बनेगा। दूसरा जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के भी डेट में, है ना, जिनके यहाँ एलपीजी गैस नहीं है, तो वो सूखी लकड़ियों को चुन करके, है ना, जला करके और भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। पहले तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन एलपीजी के आ जाने से लकड़ी का उपयोग हम लोग कम कर रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसे आदिवासी लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, वो सब सूखी लकड़ियों को चुनते हैं। तो लकड़ी चाहे सूखा हो या भींगा हो, उससे मतलब नहीं, लकड़ी तो आया पेड़ से ना, तो वन से ही आया। इसके बाद यही नहीं, आप देखिए, हम लोग पेड़ पौधों का उपयोग, आप जो चावल दाल वगैरह सब खाते हैं, तो ये भी तो पौधों से ही ना प्राप्त होता है। हम लोग जितने भी चावल खाइए, गेहूं खाइए, रोटी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, रोटी खाइए,
जो भी आप खाते हैं या आप जितना भी साग सब्जी वगैरह ये सब जो इस्तेमाल करते हैं, दाल वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, तो हमको तो लगता है कि 85% तो हम लोग पौधा पर ही निर्भर है कि नहीं? आप ठीक है अंडा वगैरह मछली वगैरह खाते हैं, ये जंतु का चीज है, लेकिन प्रतिदिन थोड़ी हम लोग खाते हैं। प्रतिदिन तो चावले दाल वगैरह ये सब खाते हैं ना, रोटी वगैरह खाते हैं। तो ये सब चीज कहां से प्राप्त होता है? तो भोजन, तो भोजन की प्राप्ति किससे होती है? पेड़ पौधों से होती है। भोजन के रूप में आप जो फल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फल फूल कहां से प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है। तो भोजन के रूप में फल वगैरह का या फूल वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसी से ना होता है जी, है कि नहीं? तो ये हो गया पहला, वन का महत्व हमको नजर आ गया। आपके हिसाब से दूसरा इसका क्या महत्व हो सकता है? तो देखिए, वन ही है जिसकी वजह से वर्षा होती है। वन से क्या होती है? वर्षा। क्योंकि वन होगा तो सबसे ज्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया उनके पत्ते द्वारा होती है, और पत्ते जब जैसे ही पानी को ऊपर में छोड़ते हैं तो वाष्प बना करके, जलवाष्प बना करके वो आसमान में चले जाते हैं, और पुनः उसको जो है से पानी बरसा करके अवशोषित करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? वर्षा। इसी को क्या कहते हैं? वर्षा। तो वन वर्षा में क्या करवाता है? वृद्धि करवाता है। ये भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, वन वर्षा में क्या करता है? वृद्धि करवाता है। वृद्धि करवाता है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि वन जो है वर्षा में क्या कराता है? वृद्धि करवाता है। तीसरा, वन जो है पशु के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। अच्छा, पशु क्या खाएंगे भाई? घासे पात ना खाएंगे या पूरा पेटारी किसका बनता है? तो वही जो हम लोग अनाज जिससे निकाल लिए और जो बच गया से पूरा पेटारी हो गया, और उसका इस्तेमाल हम लोग कुट्टी वगैरह करते हैं। और कुट्टी कौन खाता है? तो आपके जानवर खाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि वन पशु के लिए चारा का व्यवस्था प्रदान करता है ना। वन क्या करता है? पशुओं के लिए, है ना, पशुओं के लिए क्या चीज का करता है? के लिए चारा का प्रबंधन करवाता है। चारा का प्रबंध करवाता है। चारा का प्रबंध करवाता है कि नहीं? ये सब इसका क्या है? उपयोग है कि नहीं? साथ ही वन क्या करता है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इन दोनों पर के बीच में संतुलन पैदा करता है। क्या करता है? संतुलन पैदा करता है, संतुलन बनाए रखता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण महत्व हो गया इसका वन का। क्या? तो लिखेंगे कि वन वातावरण में, आपके दिमाग में जितनी भी बातें आएंगी वो सब लिखे। वन वातावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच, है ना, संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाए रखता है। इसका एक महत्व ही है, बनाए रखता है। और इसका क्या महत्व हो सकता है ना? वन जो है पृथ्वी का तापमान न बढ़े, है ना, इसका भी ध्यान रखता है। यानी कि पृथ्वी के तापमान को वृद्धि होने से बचाता है कि नहीं? ये भी हो सकता है। वन पृथ्वी के तापमान को वृद्धि होने से बचाता है। वृद्धि करने से बचाता है, है ना। क्योंकि अगर जैसे ही इस पर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो भैया आप रह नहीं पाइएगा, है कि नहीं? है ना। तो पृथ्वी के तापमान को क्या करता है? बचाता है। और यही नहीं, वन जो है हम लोगों के यहाँ जितने भी जंगली जानवर हैं उनके लिए आवास का काम करता है। उनके लिए क्या चीज का काम करता है? आवास का। तो वन जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, शेर, बाघ, है ना, इसी की वजह से, जंगलों के कटने की ही वजह से बाघ आज लुप्त होते जा रहे हैं। ये भी हम लोगों को पढ़ना है इसमें। वन जंगली जानवर के लिए, है ना, प्राकृतिक आवास है। ऐसा आवास है, प्राकृतिक आवास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जंगल नहीं होगा तो जंगली जानवर भी नहीं होंगे, है ना। अब देखिए, ये वन यही नहीं काम करता है। वन जब तेज बारिश होती है, आपके यहाँ तेज वर्षा होती है या तेज हवा चलती है, तो तेज हवा या तेज बारिश क्या करती है? मिट्टी का कटाव करती है। और मिट्टी का जैसे ही कटाव होगा
तो वहां की मिट्टी अगर हट जाएगी तो वो सब तो खाई में बदल जाएगा ना। तो इसलिए मिट्टी की कटाव को भी ये रोकता है कि नहीं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, उसको टूटने नहीं देते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि वन जो है, वन तो वन क्या करता है, तो वन तेज वर्षा, तेज पानी से, तेज वर्षा तेज हवा कर दीजिए, तेज हवा तेज बारिश के द्वारा होने वाले मृदा कटाव है ना, क्या चीज, मृदा कटाव को क्या करता है, रोकता है, मृदा कटाव को रोकता है। ये भी हमारा क्या हो गया, वन का महत्व हो गया। और क्या इसका वन का महत्व है, तो और है, देखिए ध्यान से। हो रहा था क्या चीज की, देखिए आपको एक चीज इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं। वन हमारे लिए बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वन के माध्यम से ही यह प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। तो ये वन का महत्व है, समझे कि नहीं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है वन। आपने नाम सुना होगा चिपको आंदोलन का, किसका नाम सुना है, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन क्या था, देखिए कितने बच्चे बता सकते हैं चिपको आंदोलन, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आया हुआ है। चिपको आंदोलन देखिए उत्तराखंड में यह आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन का। जब सरकार ने आदेश दे दिया था उस समय कि आप वनों को काट लीजिए और वन को काट करके वहां पे रहने सहने के लिए आप लोग बना लीजिए, तो वहां के आदिवासी समुदाय जो थे, जो जंगलों में निवास करते थे, वह जो है सो वनों की कटाई को रोकने के लिए है ना एक आंदोलन किया, जिसका नाम था क्या चीज, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन माने किस राज्य में शुरू हुआ, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक राज्य था। ये बात है कब की, तो ये बात है 1972 की। कब, 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में क्या हुआ, उत्तराखंड में है ना एक नेता थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने क्या किया कि जंगल नहीं कटे, उन्होंने सरकार के विरुद्ध, जब भी लोग जंगल काटने जाते थे तो वे लोग आदिवासी लोग जो थे, इनके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हर पेड़ के पास चिपक जाते थे कि आप जैसे आरी से काटिएगा तो पहले हमारा शरीर काटिए और शरीर काटने के बाद ही आप पेड़ को काट सकते हैं। यानी कि उन्होंने पेड़ की सुरक्षा के लिए, वन की कटाई होने से बचाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया और पेड़ में जा करके चिपक जाते थे। वे सब सारे लोग क्या करते थे, चिपक जाते थे और सरकार को बताते थे कि सबसे पहले आप हमको काटिएगा तब पेड़ को काट सकते हैं। तो कोई सरकार कहेगा कि आदमी को काट दो, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस ऐसा करने से सरकार को अपना फैसला जो है से वापस लेना पड़ा। इसी चीज को क्या है, पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने चिपक करके जो आंदोलन किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन। ये आंदोलन कब हुआ था, 1972 ईस्वी में। किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अब आया समझ में। तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, समझे कि नहीं। यानी कि वनों को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ, जिसको चिपको आंदोलन कहते हैं, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1972 ईस्वी में हुआ, है ना। इसी आंदोलन की वजह से वहां के वनों को बचाया जा सका है। अब आता है वन का प्रबंधन, देख लीजिए। अब क्या देख लीजिएगा, वन का प्रबंधन। ये तो वन का महत्व पढ़े थे इसके पहले, अब वन का प्रबंधन। वन का प्रबंधन कैसे करेंगे इसके बारे में समझ लीजिए। वन का प्रबंधन, तो वन को कैसे बचाया जा सकता है, तो अब तो भैया बहुत सारे वन तो कट गए, बहुत सारे वन तो हम लोग अपने स्वार्थ में काट दिए उसको, कभी सड़क बनाने के लिए, कभी घर बनाने के लिए, है ना, कभी जो है से मन फर्नीचर बनाने के लिए हम लोगों ने वनों को क्या कर दिया, काट दिया। लेकिन अब जो भी वन है, कम से कम वो बच्चे, इसकी जरूरत है कि उसी को कहेंगे वन प्रबंधन। तो बचा हुआ वन की कटाई न करके, पहला क्या है प्रबंधन करने के लिए, कि बचा हुआ जो वन है, वन कटाई न करके
कटाई न करके, कटाई न करके, और जो बचा हुआ वन है अगर उसको आज से भी काटना बंद कर देंगे तो वन का प्रबंधन हो जाएगा, वन का प्रबंधन हो जाएगा। तो पहला तो ये तरीका हो गया, है ना। दूसरा जो है, जब सर वन कटेगा ही नहीं तो फिर फर्नीचर का सामान कैसे बनेगा, तो इस बात में आप देखिए ध्यान से, तो इस बात को भी समझिए विवेकपूर्ण तरीके से। विवेकपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि अभी जो पौधा नया तैयार हो रहा है, अभी जिसकी अभी मैंने वो बढ़ ही रहा है, तो उसको काटने की क्या जरूरत है। और जो पेड़ जिसकी जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं, या जो पेड़ अपने से अब सड़ गल रहा है, तो उन पेड़ों की कटाई करके और उनसे कोई सामान बनाते हैं, तब तो कोई हानि नहीं है कि नहीं। या जो पेड़ आपने काटा है, जितना पेड़ आपने काटा है उतना पेड़ पुनः आप लोग लगा दीजिए, तो यह भी तरीका हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि जो विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण का मतलब क्या है कि जैसे आप अपना विवेक लगाइए कि किस पेड़ को काट देने से ज्यादा नुकसान नहीं है, वो दिमाग लगाइए, वो कहता है। तो विवेकपूर्ण तरह से, है ना, है ना, पेड़ पौधों की कटाई करके, पेड़ पौधों की कटाई करके हम लोग इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं, तो और समझ लीजिए। देखिए ठीक है, आप जहां पे वन है वहां से आप काट लिए, लेकिन वो भी दिमाग में रखिए कि जहां प्रति जगह है, समझे कि नहीं, प्रति जगह में आप लोग क्या कर दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। प्रति जगह में क्या कर दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। तो इसको लिखेंगे कि प्रति एवं जहां पे बंजर भूमि है, जहां कुछ नहीं होता है ना, तो उस बंजर भूमि में जो खाली जगह है, पेड़ पौधा लगाकर, पेड़ पौधा लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। पेड़ पौधा लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, वन का प्रबंधन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, देखिए, तो आप देखिए सड़क हो, सड़क देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, या सड़क के बाद जो है से आप लोग क्या देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं। तो ध्यान समझिए, सड़क, नदी, है ना, सड़क, नदी, बांध, जहां जहां बांध बना हुआ है ना, जहां जहां भी बांध है वहां पे, तो सड़क पर, नदी पर, बांध में, या नहर जितना है से सब जगह पर, तो नहर सब में क्या कर सकते हैं, इत्यादि के किनारे, इत्यादि के किनारे, इत्यादि के किनारे आप क्या लगा सकते हैं, वन लगा करके, इत्यादि के किनारे वन लगाकर, इत्यादि के किनारे क्या करके, वन लगा करके भी आप इसका, आप देखिए ना भाई, अब जहां जहां सरकार सड़क बना रही है, तो उस सड़क के किनारे सरकार क्या कर रही है, वन लगवा रही है कि नहीं लगवा रही है। तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और पांचवा जो है, हम लोग इसका उपयोग और कहां कर सकते हैं, तो रसोई गैस, है ना, कनेक्शन करा करके, है कि नहीं, रसोई गैस जो है ना, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, रसोई गैस के रूप में जो है लकड़ी का इस्तेमाल न करके, जो हम लोग एलपीजी, सरकार ने क्या कहा कि हर घर में हम भाई गैस सिलेंडर देंगे, तो उससे क्या होगा, जब गैस सिलेंडर आ जाएगा तो लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, है कि नहीं। इससे भी ये कर सकते हैं। तो रसोई गैस, है ना, रसोई गैस में, रसोई गैस में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इस्तेमाल कर। और क्या है, जनता को जागरूक करके, जनता को, है ना, जागरूकता पैदा करके, जागरूकता पैदा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल इसका कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई। जब यहां तक बात को समझ लिए, तो अब देख लीजिए, एक बात और समझ लीजिए। जैसे कैसे हम लोगों ने चिपको आंदोलन करके वन को बचा लिया था, वन का प्रबंधन है ये क्या है, वन का प्रबंधन ही है। देख लीजिए, गुजरात में बांध बना करके, बांध के भी किनारे किनारे आप लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगाकर, पेड़ पौधा अगर लगा देंगे तो वहां भी वन तैयार किया जा सकता है कि नहीं। गुजरात में नर्मदा नदी जो है, गुजरात जगह में क्या है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है उस पर एक बांध है, जिस बांध को हम लोग कहते हैं सरदार सरोवर बांध। क्या कहते हैं, सरदार
सरोवर बांध, याद रखिएगा। क्या नाम है उसका? सरदार सरोवर बांध। समझे कि नहीं? तो सरदार सरोवर बांध जो है ना, वहां पर जो है क्या हुआ था, जंगलों की कटाई वगैरह, या वहां पर जो है से बांध को बचाने के लिए जो है ना, या नर्मदा नदी को बचाने के लिए वहां के एक नेता थे जिसका नाम था मेघा पाटेकर। क्या नाम था उनका? मेघा पाटेकर। नेता का नाम था आपका मेघा पाटेकर। उन्होंने नेतृत्व किया, और नेतृत्व करके है ना क्या किया, नेतृत्व करके जो है से उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किया, है ना। नर्मदा बचाओ क्या किया? आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? मेघा पाटेकर के नेतृत्व में, है कि नहीं? जिसमें क्या हो रहा था ना कि बांध जैसे ही ये हो रहा था कि बांध को अगर नहीं बनाया जाएगा तो आसपास को अगर बांध अगर बन जाएगा ना तो वहां पे क्या होगा ना कि आसपास के जो गांव थे वहां पे पानी ज्यादा भर जाएगा और गांव को खाली करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने नेतृत्व किया और इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए उन्होंने है ना आगे कदम उठाया, और आगे उठा करके जो है से उसको वहां पर बांध के लिए है ना सरदार सरोवर बांध को बचाने का काम किया और वहां के लोगों को भी बचाने का काम किया। एक इसी तरह से बांध है क्या चीज, जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। क्या नाम है इसका? टिहरी बांध। तो टिहरी जो बांध है वह उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। तो उस उत्तराखंड में एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी है। और भागीरथी में जब अलकनंदा नदी मिल जाती है तो वहां पर एक संगम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रयाग बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं देव प्रयाग। क्या कहते हैं? देव प्रयाग, है ना। तो देव प्रयाग जो है भागीरथी मिल जाती है, और साथ ही वहां पर एक नदी है जिसका नाम है भिलंगना नदी। ठीक है ना, भिलंगना नदी। समझे कि नहीं? तो वहां पर टिहरी बांध बना करके जो है से प्रबंधन किया गया। और इस तरह से जो है से हम लोग देखते हैं कि वनों का प्रबंधन या इस तरह से हम लोग बांध बना करके जो ये सब सारा चीज कर रहे हैं, तो इससे भी हम लोगों का प्राकृतिक संपदा जो है उसका बचाव किया जा रहा है ना। प्राकृतिक संपदा क्या किया जा रहा है? बचाव किया जा रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश का नाम आप लोग सुने ही होंगे, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश है, उसमें